एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के विषय में अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा विंड एनर्जी, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल था। इसके साथ साथ हमने अब की बार न्यू टॉपिक में सोलर एनर्जी को टच किया। तो सोलर एनर्जी भी क्या है? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिफाइन करने से पहले ही आप समझ रहे हैं कि मीन्स एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होने का मतलब नेचुरली है और जो रिफ्रेश होता रहता है, एक निश्चित स्टॉक नहीं है। इसके स्टॉक जो है अनलिमिटेड है, जितना भी आप यूज कर सकते हो एज यू विश। तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम माय टुडेज टॉपिक इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आज की डेट में आप देख रहे हैं गवर्नमेंट भी काफी प्रमोट कर रही है कि भाई सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। आज की डेट में आप देख रहे हैं मैक्सिमम ऑफिसेज वगैरह पर जहां पर भी इलेक्ट्रिक सप्लाई में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, दूर दराज के क्षेत्र में जहां विशेष प्रॉब्लम्स हो रही थी, वहां सब जगह गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है कि सोलर एनर्जी को वहां पर सेटअप किया जाए। सोलर एनर्जी के माध्यम से 24 आवर्स वहां पर लाइट रहेगी और जो कुछ छोटे हमारे मतलब इंस्ट्रूमेंट हैं, वह इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह से चल सकेंगे। तो ऐसी कंडीशंस में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी which are being produced continuously in nature। मतलब कि ये continuously in nature प्रकृति में कंटिन्यूअस स्थिति में पाए जाते हैं। कंटिन्यूअस मतलब कि जैसा जैसा हम यूज करते हैं वन बाय वन ये हमें प्रोडक्शंस मिलते ही रहते हैं। इसमें कहीं कोई ऐसी स्टॉक वाली प्रॉब्लम नहीं है कि एक निश्चित स्टॉक दे दिया गया, आफ्टर सम टाइम बीइंग लॉस हो जाएगा, तो आफ्टर द लास्टिंग द स्टॉक, तो ऐसी स्टॉक की पोजीशंस हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे? तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जीज की बात की गई। तो मींस इसने कहा कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज सोर्सेज, ऐसे सोर्स होते हैं ऑफ एनर्जी व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली, जो लगातार प्रोड्यूस किए जाते हैं इन नेचर, किसमें? प्रकृति में, एंड आर इनएग्जॉस्टिबल, और ये समाप्त होने वाले नहीं होते हैं, ये कंटिन्यूअस चलते रहते हैं और समाप्त भी होते हैं तो एक लॉन्ग पीरियड के बाद। एक लॉन्ग पीरियड करने का मतलब जैसे सपोज कीजिए कि सनलाइट है, तो सनलाइट के माध्यम से हमें हीट एनर्जी मिलती है और उस हीट एनर्जी को हम अदर रिसोर्स में ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में एक लंबा टाइम पीरियड है जब तक हमें सन काफी दिनों तक लाइट देता रहेगा, लाइट भी देता रहेगा, हीट भी देता रहेगा। मीन्स कि अरबों खरबों वर्षों तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास एक अच्छा रिसोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाता है जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, लाइट एनर्जी यूज कर सकते हैं। तो उसी के सेंस में इसने दिया कि बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली, इसको लगातार प्रोड्यूस करते हैं इन नेचर एंड आर इनएग्जॉस्टिबल, और यह इनएग्जॉस्टिबल होता है, कभी समाप्त होने वाली नहीं होती है क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड इसमें होता है। These are also called renewable or alternative sources of energy। इसी को हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल या अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, दैट इज सोलर एनर्जी। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो इनके एग्जांपल्स में पहला सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा विंड एनर्जी को विंड मिल के माध्यम से हमने काफी कुछ बताने की कोशिश की। सेम प्रोसेस में सोलर एनर्जी आज का टॉपिक है ही है, तो सोलर एनर्जी पर हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ साथ हाइड्रो एनर्जी भी है। हाइड्रो एनर्जी आप देखते हैं जल संसाधन के माध्यम से होता है, मतलब कि इसको हम वाटर के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइड्रो एनर्जी, बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स में क्या आते हैं? सच एज वुड, मतलब लकड़ियों के द्वारा जो हीट एनर्जी होती है उसमें निकलती है। बायोगैस, बायोगैस का मतलब ये हो गया कि सामान्य तौर पर जो आप देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से, जैसे अभी बायोगैस की बात हमने कहा कि हमारे पास बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं और उन वेस्ट मटेरियल को हम एक पिट बना करके उनसे जो हीट
प्रोड्यूस कराते हैं, या उससे विशेष तरह की गैस जो निकलती है, थोड़ा आर्डस उनका बेटर नहीं होता है, बैड स्मेल होते हैं, बैड आर्डस कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उनसे जो गैस निकलती है उस गैस को यूटिलाइज हम किस में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं। तो वही चीज इसने कहा बायोफ्यूल्स में सच एज बायोफ्यूल्स सच एज वुड, जिसमें आपको वुड के विषय में बताया गया। वुड मीन्स लकड़ियों को जलाने से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस हीट एनर्जी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वन स्टेप टू अनदर स्टेप कन्वर्जन कर सकते हैं। बायोगैस की बात, बायोगैस में हमने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, पिट के माध्यम से हम उनको बायोगैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड अल्कोहल, और इसके साथ साथ अल्कोहल का नाम सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे, मादक द्रव्य जो होते हैं। लेकिन इन मादक द्रव्यों के माध्यम से क्या करते हैं, आज आप देख रहे हैं डिस्टिलरी प्लांट तमाम चल रहे हैं। डिस्टिलरी प्लांट ना होते तो शायद है कि शुगर फैक्ट्रियां काम नहीं कर पाती। शुगर फैक्ट्रियों को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उनका जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उन्हीं डिस्टिलरी के माध्यम से ही चल रही है। तो डिस्टिलरी अगर जो शुगर फैक्ट्री के पास नहीं है तो वह शुगर फैक्ट्री अच्छे ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि अल्कोहल के माध्यम से भी हम एक अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये सभी किसमें आते हैं, बायोफ्यूल्स में आते हैं। हाइड्रो एनर्जी के माध्यम से, हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी जिसमें आप जल संसाधनों के माध्यम से देखते हैं। तो फ्रॉम ओशियन का मतलब समुद्र में, वहां पर टाइडल एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं, जिसे आप सामान्य शब्दों में ज्वार भाटा कहते हैं। सी वेव्स मतलब समुद्रों में जो तरंगे चलती हैं, उन तरंगों के माध्यम से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी की बात अगर हम करते हैं तो इस तरह से देखा जाए तो ये रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी नेचर ने हमें दिया है। अब जरूरत क्या है कि हम उसको कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा, न्यूज में सुने ही होंगे कि आज की डेट में देख रहे हैं रशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान है जो रशिया के नजदीक है, वहां पर मेन प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी, आज इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो कल को फ्यूल्स की प्रॉब्लम हो रही है। फ्यूल्स में भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं कि जो हमारी डे टू डे लाइफ को प्रभावित कर देती हैं। वहां पर ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट सप्लाई नहीं दे पा रही थी, मजबूर होकर के रेट बढ़ाने पड़े। रेट बढ़ाने से पूरे देश में बगावत हो गई, और आज की स्थिति क्या है कि वहां प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ रहा है, वहां की गवर्नमेंट एक तरह से फेल हो जा रही है। इन सारी समस्याओं की जड़ क्या है, सप्लाई ऑफ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, और रिच सोर्स ऑफ एनर्जी ना होने के कारण आज पूरी दुनिया अस्त व्यस्त चल रही है। तो ऐसी कंडीशंस में ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हमारा पूरा ध्यान लगाना होगा, जिसके कारण हम सामान्य तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो सोलर एनर्जी सफिशियंट है। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशियन वेव्स हैं, सी वेव्स जिसे आप कह रहे हो, टाइडल एनर्जी कह रहे हो, ओशियन थर्मल एनर्जी कह रहे हैं। ये बहुत सारे संसाधन हमारे पास हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक नए संसार का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अब जरूरत क्या है कि एवरी स्टेप पर हमें कंसंट्रेट करना होगा और नेचर से मिल करके हमें काम करना होगा, क्योंकि नेचर से बगावत कर करके हम काम नहीं कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में आप पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक स्टॉक रखा हुआ है जो अर्थ के नीचे पाया गया। अब उस स्टॉक को आप यूज कर रहे हो, एक समय ऐसा आ रहा है कि अगर वो फेल कर जाए तो ये जितनी संसाधन व्हीकल्स चल रही हैं वो सभी एक साथ स्टॉप कर जाएंगी, चाहे जितना आप रिसोर्स लगाते रहिए। तो ऐसी कंडीशंस में उसका अल्टरनेट हमें पहले से प्रिपेयर करना है। उस अल्टरनेटिव्स के मोटो को जानने के लिए ही ये चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अभी हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात की, और उस डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज में जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी जो मेन टॉपिक हमने लिया, आज तो हम सोलर एनर्जी के विषय में ही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बायोगैस कर ही चुके हैं, एल्कोहल के माध्यम से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, डिस्टिलरी प्लांट के माध्यम से जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। तो इन सारी चीजों पर भी हम हाईलाइट करेंगे, और इनके साथ साथ जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो मेन यूज है उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो नाउ आई विल टेक सेकंड पॉइंट हमारा क्या है,
सोलर एनर्जी जिस पर हम मेन कंसंट्रेशन कर रहे हैं, जिस पर मेन फोकस हमारा है, वो मेन फोकस है सोलर एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। बहुत क्लियर बात है कि सोलर एनर्जी कहां से प्राप्त होती है, सन से प्राप्त होती है। तो सोलर एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। सन प्रोवाइड्स अस हीट एंड लाइट, और सन क्या करता है, हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। ए लिटिल लेस देन हाफ, a little less than half, 47% of solar energy which falls on the top of the atmosphere reaches the earth surface। मतलब कि 100 का 47% केवल हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है, वो भी एटमॉस्फेयर के ऊपर, जिसके माध्यम से अर्थ सरफेस पर जो हमारी सनलाइट आ रही है वो आ रही है। मोर देन 50 या 53% सनलाइट क्या हो रही है, उसको हम रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस, और वह 53% सनलाइट क्या हो रही है, बैक हो जा रही है। जैसे अभी आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के माध्यम से देखा है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के माध्यम से मैक्सिमम रेज जो निकल रही है सनलाइट से, उसका केवल 47% एटमॉस्फेयर पर पड़ रहा है। उसमें भी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर भी उसको एब्जॉर्ब कर रही है। मैक्सिमम जो लॉस हो रहा है एनर्जी का, वो इसी में चला जा रहा है, उसको हम कहीं ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। बस खाली एक चीज हमने लोगों का एक ग्लोबलाइजेशन सीख रखा है कि मतलब सामान्य तौर पर क्या हो रहा है, अर्थ को प्रॉब्लम हो रही है, ओजोन लेयर खत्म हो रही है। अरे भाई उस पर भी बात करो कि जो हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, उस एनर्जी को कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में कन्वर्ट करें, और उसको कन्वर्ट करने का तरीका अगर हम खोज लेते हैं तो शायद है कि मेरे पास एक रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी हो जाए। तो सेम कंडीशंस में यही चीज हम कहना चाहेंगे कि लिटिल लेस देन हाफ 47% ऑफ सोलर एनर्जी व्हिच फॉल्स ऑन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर के टॉप पोर्शन पर केवल 47% ही रिकवर कर पा रहे हैं, रीचेस द अर्थ सरफेस, जो सीधे सीधे अर्थ सरफेस तक पहुंच पा रही है। द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस, और जो 53% सनलाइट है वो कहाँ स्पेस को वापस हो जा रही है, क्योंकि उसको हम एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सेम कंडीशंस में द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस। इट इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल ऑन द अर्थ। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि मीन्स यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस, और शेष 53% सनलाइट स्पेस को वापस चली गई। अब इसके बाद शेष 47% की बात हम क्या कर रहे हैं, इट इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी, यह एक यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो समस्त जीवित प्राणियों के उपयोग में आती है, फॉर देयर सर्वाइवल ऑन द अर्थ, जो अर्थ को सर्वाइव कर रहे हैं या अर्थ पर जीवित अवस्था में हैं, वो 47% सनलाइट का ही उपयोग कर पा रहे हैं। द ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और इस तरह से आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के माध्यम से क्या करते हैं ग्रीन प्लांट, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर देते हैं, और इस तरह से सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी के माध्यम से फिर क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो सकती है, या डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। क्योंकि हम पिछले वीडियो में ही जान रहे हैं कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम केवल उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, वन स्टेज टू अनदर स्टेज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अर्थ या अर्थ पर रहने वाले जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो केवल 47% सनलाइट का यूज कर पा रहे हैं, शेष 53% जो सनलाइट है वो स्पेस में वापस चली जा रही है। अब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। और उसके बाद भी 47% में शेयरिंग एंड केयरिंग क्या होती है कि ऑल यूनिवर्स उस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि उसमें जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी उसका उपयोग कर रही हैं, फिर भी उनका हम एक सकारात्मक पहलू नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कि क्या हम इसको आगे भी यूज कर सकते हैं, क्या इनके माध्यम से हम व्हीकल्स चला सकते हैं, क्या इनके माध्यम से हम घरों को रोशनी दे सकते हैं, घरों के जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट हम उनको चला सकते हैं। तो एक ही आंसर मिलता है यस, हम कर सकते हैं। लेकिन कर सकते हैं तो कैसे,
करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि मतलब सोलर इंस्ट्रूमेंट को प्रोड्यूस करना होगा, जिसके कारण हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम उससे विभिन्न तरह के इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं, जो आज की डेट में चला भी रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी मोटिवेशन कर रही है कि भाई ठीक है, इसकी कास्ट ज्यादा पड़ती है, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप लोग इसमें एक रेवोल्यूशन लाइए, एक क्रांति लाइए, हम आपका सहयोग कर रहे हैं। और उसमें 100 रुपीज का अगर कोई चीज है तो हम आपको नॉट मोर देन 30% अमाउंट ही लेंगे। 30 रुपीज आप दीजिए, 70% गवर्नमेंट का होगा। चलिए आप इस पर काम तो कीजिए। अब आज की डेट में देखने से लग रहा है कि जैसे जैसे क्राइसिस इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है, लोग सोलर एनर्जी की तरफ काफी बढ़ रहे हैं, काफी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। लगभग सभी घरों में देखा जाए जो पढ़े लिखे लोग लिटरेट हैं, वो अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी से डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। वो अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जरूर लिए हैं, लेकिन सोलर लाइट का भी वो एक स्टेप्स ले रहे हैं, कारण कि उनको किसी भी कीमत पर 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी आने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें नेचर से जुड़ना होगा, और नेचर से जुड़ने के लिए कॉमन सी आइडिया है कि भाई नेचुरल थिंग्स को यूज कीजिए, नेचुरल आइडियोलॉजी को माइंड सेटअप कीजिए, और उसके माध्यम से हम सोलर एनर्जी को बेस्ट पाते हैं। तो इस तरह से एक आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस भी बना रहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आप होते हैं, क्योंकि इससे जुड़ा कौन होता है, ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कि इसके लिए सबसे अहम चीज ये है कि पृथ्वी को हरा भरा रखना होगा, और पृथ्वी को हरा भरा रखना होगा तो इसके माध्यम से हम एक ही सुविधाएं नहीं पाएंगे, बहुत सारी सुविधाएं पाएंगे। एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरी चीज पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पा सकते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे लिए फायदे की चीज है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और साथ में जो हम लोग पॉल्यूशंस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, उन ग्रीन गैसेस को, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। और सोचिए कितनी अच्छी चीज है कि वो हमारे पॉल्यूशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में हमें क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन आपके सामने ही मिल रहा है। नाउ आई विल टेक थर्ड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी received by the earth surface of 1 meter square area in 1 second। अब बात ये आती है कि अगर हमें अर्थ पर पूरा इसका डिस्कशन करना है तो इसके लिए हमें कुछ आंकड़े चाहिए। अब उन आंकड़ों को जानने के लिए तो द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का जो अमाउंट है, मात्रा है, रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर जो रिसीव करते हैं आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, तो उसकी एरिया क्या होगी 1 मीटर स्क्वायर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी सनलाइट उस पर आ सकती है, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, मतलब फिजिक्स की यूनिट में सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज 1.4 कैलोरी जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कितना होगा 1.4 कैलोरी जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। और इसी को दूसरे यूनिट में क्या कर सकते हैं, 1.4 कैलोरी वाट पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों क्या है, मतलब पावर को मेजर करने की यूनिट्स हैं। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर जो सोलर कांस्टेंट को डिफाइन किया गया कि 1.4 कैलोरी जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड और 1.4 कैलोरी वाट पर मीटर स्क्वायर होता है इन ईयर। अब बात ये आती है कि 1 सेकंड में आप इतना रिसीव करते हैं, तो इन ईयर 1 साल में कितना रिसीव करेंगे, जबकि आपको मालूम होगा कि 1 सेकंड क्या है, अगर मिनट का लिया जाए तो कितना हिस्सा है, 1/60वां हिस्सा है, मतलब 60th पार्ट, 1/60वां हिस्सा। ऐसे ही घंटे का लिया जाए तो 1/3600, मतलब कि 1/3600 पार्ट। तो ऐसी कंडीशंस में देखा जाए तो 1 घंटे का प्रोडक्ट हो गया। और ऐसे 24 आवर्स होते हैं, उन 24 आवर्स में हम क्या करें, 365 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 ईयर का ऑप्शन आ जाता है। तो इन ये ईयर, अब 1 साल में क्या होगा, इंडिया रिसीव्स द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मोर देन 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स। मतलब कि भारत पूरे 1 साल में
कितनी एनर्जी कलेक्ट कर सकता है, मतलब 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स, मतलब इतनी विशाल मात्रा में एनर्जी कलेक्ट करता है भारत एक साल में। द डेली एवरेज वेरीज फ्रॉम 4 to 7 किलोवाट आवर्स पर मीटर स्क्वायर, जबकि डेली का रेशियो है कि एक एवरेज वैल्यू देखी जाए तो क्या होती है 4 to 7 किलोवाट आवर्स पर मीटर स्क्वायर अंडर क्लियर स्काई कंडीशन, जब मौसम बिल्कुल साफ हो, मतलब नीट एंड क्लीन स्काई हो, तो ऐसी कंडीशंस में ये 4 to 7 किलोवाट आवर्स पर मीटर स्क्वायर होता है। नाउ आई विल टेक फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा है सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। सोलर एनर्जी क्या करता है, कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता। तो अब इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए कि एक रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी भी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपको दे रहा है, कोई पॉल्यूशन भी नहीं। क्योंकि आज संसार के सामने सबसे बड़ी समस्याएं क्या है, पॉल्यूशन की है, तो पॉल्यूशन लेस है। दूसरी चीज क्या है कि सबसे आम चीज ये रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी दे रहा है, तो रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी भी मिल रहा है और वो भी बिना पॉल्यूशन के। तो ये तो चीप एंड बेस्ट वाली बात हो गई। अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इट इज अवेलेबल इन abundance in a hot country like ours। तो कहने का मतलब कि it is available in abundance in a hot country like ours, मतलब कि अधिकतर देखा जाए तो यह हमारे उन देशों के लिए सामान्य तौर पर फायदे की चीज है कि जहां पर मैक्सिमम समर सीजन का टाइम होता है, वहां पर मैक्सिमम हीट एनर्जी आपके अर्थ को ज्यादा से ज्यादा मिल रही है, तो वहां पर हम ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो वही की चीज यहाँ पर बताया कि इट इज अवेलेबल या उपलब्ध है इन अबंडेंस इन हॉट कंट्री लाइक आवर्स, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या होता है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए कुछ हमें पे नहीं करना होता है। अभी सपोज कीजिए एक सिंपल सा घरेलू कनेक्शन आप ले रहे हैं, डोमेस्टिक कनेक्शन ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको ईयरली बिल क्या करना पड़ेगा, नियर अबाउट 5000 रुपीज पर ईयर देना होगा। लेकिन क्या 5 रुपीज भी आप सन को नहीं देते हैं, और बदले में ए रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी ले रहे हैं, तो रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी वो भी पॉल्यूशन नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, तो इन सारी सुविधाओं को देखने के लिए यहाँ पर आपको मिल रहा है कि इट इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन ए हॉट कंट्री लाइक आवर्स, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। यह हमें कैसे मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसके लिए कोई एक नया पैसा हमें नहीं पे करना है। बट लिमिटेशंस ऑफ सोलर एनर्जी, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है। कुछ लोग अपना माइंड सेटअप किए रहते हैं कि नहीं हमें इसके एंटी में ही बोलना है, अगेंस्ट में ही बोलना है, तो एक दो पॉइंट तो उनको खोजे से कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो उस पॉइंट की भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्या वो कहने को तैयार है। तो यहाँ पर कहते हैं बट लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी इट रीचिंग द सरफेस इज वेरी मच डिफ्यूज्ड सो दैट डायरेक्ट यूटिलिटी इज लिमिटेड, कि डायरेक्ट यूटिलिटी इसकी लिमिटेड होती है। जैसे आप ग्लोबलाइजेशन के तौर पर आप कर रहे हैं, कहने का मतलब कि लोग चिल्लाने लगते हैं पृथ्वी को बुखार हो गया, पृथ्वी को बुखार हो गया, ओजोन परत की कमी हो गई, कौन ऑब्जर्व करेगा सनलाइट को। तो ये चिल्लाने वाले यूरोपियन कंट्रीज हैं, क्योंकि उनकी मेन प्रॉब्लम है कि उनके प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं होती। उनके प्रोडक्ट की सप्लाई होने का रीजन क्या है कि जैसे अभी आप देख लीजिए कि 4 महीने आपको मतलब शीतकालीन टाइम रखा गया है, विंटर सीजन। उस विंटर सीजन में भी आप इंडिया के निवासी हो और स्पेशली आप नॉर्थ इंडिया से अगर बिलोंग करते हो, जहां ये माना जाता है कि सर्दी लंबे टाइम तक पड़ती है, वहां भी क्या 4 महीने सर्दी पड़ती है? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो नहीं होता है तो जाहिर सी बात है उस 4 महीने में भी मुश्किल से 1 या 1.5 महीने, मैक्सिमम 2 महीने हम मान लेते हैं, 2 महीने सर्दी पड़ती है। और 2 महीने की सर्दी में आपकी तमाम समस्याएं शुरू हो जाती हैं, कपड़ा नहीं सूख रहा है, बाहर नहीं निकलने की समस्या बन रही है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, सनलाइट मिल ही नहीं रहा है। तो भाई सनलाइट नहीं मिल रहा है, ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन अब सोचिए जरा यूरोपियन कंट्रीज की कंपेरिजन कर लीजिए, उनके यहाँ सालों साल ठंडी पड़ती है, तो आप सालों में दर्शन नहीं करते हैं सनलाइट का। तो ऐसे में उनको सारा कुछ कमी ही कमी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि सनलाइट का वो एहसास ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में देखा जाए तो सामान्य तौर पर सनलाइट से बेटर कोई सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे पास नेचर ने सामान्य तौर पर तो भाई नहीं दिया है। मैं तो यही मानता हूं
तो सोलर एनर्जी इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो भी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में है। तो इस चीज को तो मैं यहाँ पर जरूर आपसे बता दे रहा हूँ, लेकिन एक सिरे से मैं इसको खारिज करता हूँ कि इसकी लिमिटेशंस जो लोग कर रहे हैं वो मेरे समझ से बाहर है। लेकिन हमने एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई सब चीज अच्छाई ही नहीं बतानी चाहिए, दो एक बुराई भी बता देना चाहिए कि हर आदमी का माइंड सेटअप एक जैसा नहीं होता है। तो इनके लिए हमने यहाँ पर सामान्य तौर पर कहा कि यहाँ पर कह रहे हैं बट लिमिटेशंस ऑफ सोलर एनर्जी इट रीचिंग द सरफेस, या सरफेस पर पहुंचने के लिए इज वेरी मच डिफ्यूज। मच डिफ्यूज मतलब कि बहुत सारी किरणें इधर उधर डिफ्यूज हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते। सो दैट डायरेक्ट यूटिलिटी इज लिमिटेड। ये केवल वही हाल है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, मतलब अगर हम कोई अच्छाई नहीं बता पा रहे हैं तो चलो एक बुराई ही बता देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो बात संभव नहीं है, और ना मैं इस पर बिलीव करता हूँ। मैं इसी पर बिलीव करता हूँ कि यह एक पॉल्यूशन लेस रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, और इससे बढ़िया रिच रिसोर्स नेचर ने शायद हमें गिफ्ट के रूप में नहीं दिया है। मेरा तो यही मानना है। आगे फिर बात करते हैं, इट इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली ऑल द टाइम। यहाँ से कुछ हद तक सहमत हम हैं कि भाई हर जगह हर समय हर चीजें नहीं मिल सकती। बात समझ रहे हैं? कहीं कुछ समस्याएं हैं, जैसे अभी क्लाउडी स्काई हो जाए तो क्लाउडी स्काई हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सोलर लाइट का इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉपर ढंग से रिचार्ज नहीं होगा। आपके यहाँ कंजप्शन ज्यादा है तो उस दिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये परमानेंट टाइम नहीं है। इसके लिए भी हम ये कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम है, और वह इंस्टेंटेनियस टाइम ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। क्या आप कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं विद इन 24 आवर्स इन 365 डेज वो प्रॉपर वर्क ही करता है। भाई मशीन तो मशीन है, इन केस काम कर रहा है तो कभी उसमें प्रॉब्लम्स होगी तो 2-4 दिन प्रॉब्लम बनी रहेगी। जब उसका कोई फिटर आएगा उसकी सर्विसिंग करेगा, मेंटेन कर देगा, सही हो जाएगा। तो ऐसी सब प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं अगर हमें अच्छाइयाँ मिल रही हैं तो थोड़ी बहुत तो कमियां मिलेंगी। उस कमियों को कमी मेनली नहीं कहा जा सकता, बस उसको एक शॉर्टकमिंग्स के तौर पर हम नोट कर सकते हैं। तो सेम कंडीशंस में यहाँ पर ये बताया कि इट इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली। यहाँ से हम सहमत हैं कि ये एक जैसी मात्रा में हर जगह उपलब्ध नहीं है, ऑल द टाइम, सभी समय में, एंड एट ऑल द प्लेसेस, और सभी प्लेसेस पर भी नहीं हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम्स may be possible some solar energy devices are। इसके लिए कुछ डिवाइसेस भी हैं हमारे पास, जैसे सपोज कीजिए सोलर कुकर है। आज की डेट में आप कुकर देख रहे हैं, पेट्रोलियम फ्यूल से आप उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं कि भाई आप सीएनजी के अलावा एलपीजी का यूज कर रहे हैं, एलपीजी के माध्यम से स्टोव बर्नर जला रहे हैं, कुकर से आप भोजन बना रहे हैं। जो भोजन घरों में लकड़ी से हो सकता है लंबे टाइम तक बन रहा था, स्मोकी फ्लेम थी, उस स्मोकी फ्लेम में लोगों को आंख से प्रॉब्लम होती थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस होते थे। आज उससे राहत दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, वो कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, उसकी मात्रा आप देखते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट के सामने समस्या आ गई, एकाएक रेट 200 रुपए बढ़ा दिए, पब्लिक तो परेशान हो गई, फिर 50 रुपया घटा दिए। तो बढ़ाया तो उन्होंने 200 रुपया और घटाया कितना, 50 रुपए, फिर भी वो प्लस में रहे 150 रुपए। तो ऐसी कंडीशंस में रिच पर्सन्स के लिए तो नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन जो मिडिल पर्सन्स हैं या बिलो स्टेबिलिटी के लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो कहने का मतलब जो कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है वो बेटर रिसोर्स ऑफ एनर्जी नहीं हो सकती। ऐसी कंडीशंस में जो सोलर सेटअप है वो सोलर सेटअप द बेस्ट है। इसी नाते ये पॉल्यूशन लेस भी है और चीप एंड बेस्ट है। तो इसका सबसे बढ़िया उपयोग सोलर कुकर के रूप में भी कर सकते हैं। आने वाला फ्यूचर कुकर में सोलर कुकर का है। इसके साथ साथ अभी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब स्टोव बर्नर की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही इजी गोइंग बर्नर आया है जिसको आप सोलर कुकर के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकर्स को यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि साइंटिस्ट इस पर भी काम करना शुरू कर दिए कि भाई सोलर सिस्टम के माध्यम से जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस एनर्जी को हम कैसे यूज करें। तो उसका माध्यम हमारा सोलर कुकर है। दूसरा है सोलर पैनल। सोलर पैनल के माध्यम से
सोलर इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं एंड सोलर सेल्स के माध्यम से आने वाले टाइम में हम और अच्छे काम करना चाह रहे हैं। उसके द्वारा हम अपने घरों के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको अच्छी तरह से प्ले करना चाहते हैं। तो इन सारे कार्यों में सोलर एनर्जी का एक अहम रोल है जो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है, बिना कोई पैसा लिए दिया है, और इससे बढ़िया रिसोर्स आपको शायद ही मिल पावे। तो ऐसे में नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का बेस्ट एग्जांपल है सोलर एनर्जी। नाउ आई विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो different types of instrument of solar energy and other instruments of नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज के विषय में बात करेंगे। तो अगला वीडियो इससे भी अच्छा वीडियो होगा और मेरा ख्याल है उसी में जो रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।